नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूमिगत जल के कार्य के बारे में। कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं भूमिगत जल के कार्य। दरअसल इस वीडियो में हम देखेंगे भूमिगत जल के बारे में, आखिर भूमिगत जल के कितने स्तर होते हैं, कौन कौन से डिवीजन किए गए हैं, उनसे संबंधित कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके जरिए आकृतियाँ बनती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भूमिगत जल के अंतर्गत। हम देखेंगे तो भूमिगत जल का ढांचा देखें तो आखिर कितने लेयर में भूमिगत जल हमें देखने को मिलता है, कौन सा क्षेत्र होता है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो हमें सबसे पहले बात करेंगे, जब अगर जो ऊर्ध्वाधर रूप से काट के देखें, अगर जो पृथ्वी पर देखें तो लेयर वगैरह जो ऊपर की सतह जो है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपरी सतह जो हम लोग की ऊपरी लेयर होती है उसमें उसको बोला जाता है असंतृप्त मंडल या इसको बोलते हैं वाइडोज जोन या असंतृप्त मंडल। इसमें ये ऊपरी वाला लेयर होता है। इसमें दरअसल होता है क्या है कि ये इसमें परमानेंट पानी नहीं रहता है। दरअसल जब कोई बारिश वगैरह होती है तो बारिश वगैरह होने पर पानी वगैरह जमता रहता है, लेकिन बाद के चल के जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तो पानी वगैरह भी सूख जाता है। तो इसके ऊपर को वाइडोज जोन या असंतृप्त मंडल बोलते हैं इसको, ऊपर वाले क्षेत्र में। उसके नीचे वाले क्षेत्र में जाएंगे तो इसमें देखेंगे तो इसको बोला जाता है संतृप्त मंडल, या इसको फ्रीटिक जोन बोलते हैं या संतृप्त मंडल। अब इसमें क्या होता है कि इसको भी अगर जो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक ऊपरी संतृप्त मंडल, एक निचला संतृप्त मंडल। ऊपरी वाले को बोलते हैं आंतरायिक संतृप्त मंडल और नीचे वाले को स्थायी संतृप्त मंडल। अब इसमें क्या है कि दरअसल हम लोग जानते हैं कि जो सी लेवल मतलब कि जो वाटर लेवल होता है, पानी का स्तर, जल स्तर जो होता है वो हमेशा समान नहीं रहता है। गर्मियों के टाइम पर आप देखते हैं कि जो जल का स्तर है काफ़ी नीचे चला जाता है, हैंडपंप से और जगहों से पानी आना बंद हो जाता है, और जो निम्न स्तर पर मतलब ज़्यादा जिनकी खुदाई ना हुई हो, जो कम गहरे कुएं होते हैं उनका पानी वगैरह सूख जाता है। लेकिन वो कहाँ तक होते हैं, वो आंतरायिक संतृप्त मंडल तक होते हैं। देखिए ये वाला एरिया जो है ऊपर का एरिया, इसमें क्या है कि इसमें वैसे तो पानी रहता है लेकिन गर्मियों के मौसम में ये सूख जाते हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाएगा आंतरायिक संतृप्त मंडल। ये हिस्सा जो है वो गर्मियों के महीने में सूख जाता है। ऊपर का बारिश वाला क्षेत्र, जब बारिश वगैरह होती है तो पानी रहता है, नहीं तो ऊपर का एरिया हमेशा सूखा रहता है। तो ये बोला था आंतरायिक संतृप्त मंडल, ये ऊपर का एरिया ये आप देख रहे हैं। ये मैंने बताया ना कि जब ये गर्मियों के टाइम पे ये एरिया सूख जाता है, इसमें पानी वगैरह जो होता है पूरी तरीके से सूख जाता है, इसको आंतरायिक संतृप्त मंडल कहते हैं। उसके नीचे आएंगे तो बोलेंगे स्थायी संतृप्त मंडल। स्थायी संतृप्त मंडल में पानी हमेशा भरा रहता है, इसमें पानी कभी सूखता नहीं है, इसको स्थायी संतृप्त मंडल कहा जाता है। ये काफ़ी निचाई पर होता है। उसके बाद अगर देखेंगे, मान लीजिए दो संतृप्त मंडल या दो मंडल क्षेत्र, जल स्तर के दो क्षेत्र हैं, उनके बीच में अगर जो कोई ऐसी लेयर हो जाए जिसे अपारगम्य लेयर कह सकते हैं, जो जिससे जल एक से दूसरी जगह पर ना जा पाए, उस एरिया को बोलते हैं एक्विलूड लाइन कह सकते हैं, एक्विलूड एरिया बोला जाता है। इसमें दरअसल होता है कि दरअसल मान लीजिए जो भी चिकनी मिट्टी हो गई या ऐसा कोई हो गया तो इसकी वजह से क्या हो कि एक लेयर उनकी ऐसी पट्टी की जैसे हो जिसकी वजह से एक क्षेत्र का जल स्तर दूसरे क्षेत्र में नहीं एंटर कर पाता है, उस एरिया को बोला जाता है एक्विलूड। क्या बोलते हैं? एक्विलूड बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद का जो सबसे निचला स्तर होता है उसको बोलते हैं चट्टान प्रवाह मंडल। ये 16 किलोमीटर नीचे होता है। इसमें दरअसल जब जो ऊपर की चट्टानों का जो कह सकते हैं, ऊपर की जो चट्टानें होती हैं उनका दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है, दबाव ज़्यादा होने की वजह से ये चट्टानों में जल इसमें पहुँच नहीं पाता है, और ये क्षेत्र को बोला था चट्टान प्रवाह मंडल। करीब 16 किलोमीटर नीचे होता है, इससे नीचे पानी नहीं जाता है, तो चट्टान प्रवाह मंडल इसको बोलते हैं। ये हो गई बात है। वैसे मैंने एक्विलूड बताया, एक्विलूड कहीं पे भी दो जल स्तरों के बीच में हो सकता है तो एक्विलूड बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एक्विलूड या फ्रीटिक जोन या वाइडोज जोन ये कभी भी हो सकता है, परीक्षा में प्रश्न से आ जाए तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं भूमिगत जल के कार्य कैसे होते हैं, किन क्रियाओं के जरिए जो होता है वो भूमिगत जल जो है वो अपनी स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, और उनके कार्य से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं उनकी बात करेंगे। तो भूमिगत जल का जो मुख्य कार्य है वो है घोलन क्रिया के द्वारा ही भूमिगत जल अपना कार्य करता है। इसमें देखेंगे तो मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में जब मैंने चर्चा किया था नदी के जल के कार्य में, उससे मैंने घोलन की बात की थी। इसमें भी मुख्य रूप से घोलन की बात की जाएगी। इसमें जैसा हम जान रहे हैं कि जैसे जल के द्वारा क्या होता है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं, चूनायुक्त चट्टानें क्या होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आगे चल के कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, और वो क्या होता है कि उसमें आगे चल करके उसका चूना जो है वो जल में घुलने लगता है। तो इसको उस क्रिया को बोला जाता है घोलन क्रिया। उसमें घोलन क्रिया का मतलब क्या है कि जो एक तरीके से कह सकते हैं चट्टानों में जो खनिज पदार्थ है उनका जल में घुल जाना, उनको घोलन क्रिया कहते हैं। अब घोलन क्रिया
के जरिए हम आगे चल करके देखेंगे इसमें अपघर्षण होता है जल के द्वारा। जब जल पानी को आसपास के तौर पर रगड़ता है तो उसको अपघर्षण कहते हैं। लेकिन ये क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है भूमिगत जल के कार्य में, क्योंकि जो भूमिगत जल होता है बहुत मंद गति से चलता है, इसलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा योगदान इसमें होता नहीं। इसी तरीके रगड़ या सन्निघर्षण का भी कोई योगदान नहीं है। टूटे हुए कणों का आपस में रगड़ना सन्निघर्षण है, लेकिन चूंकि भूमिगत जल की क्रिया बहुत स्लो होती है, इसलिए इसमें इन दोनों का भी कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है। तो इसमें ना तो सन्निघर्षण का ना तो अपघर्षण का बहुत ज़्यादा आपको योगदान देखने को मिलेगा। अब दरअसल होता यही कि दरअसल हम लोग पढ़ते हैं कि मैंने इससे पहले वीडियो जो मैंने बताया था उसमें बताया था कि अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है। तो अपक्षयित पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण अपर्दन होता है। तो अब इसमें स्थिति ये बनती है कि जो अपघर्षण या इन सब की प्रक्रियाओं के जरिए, जैसे मान लीजिए जो चूंकि आप जान रहे हैं कि भूमिगत जल बहुत धीरे तरीके से प्रवाहित होता है, तो जहां पर अपक्षयित होता है वहीं पर उनका क्या होता है कि निक्षेपण भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्योंकि जल बहुत रफ्तार से चल नहीं रहता है, इस वजह से क्या होता है कि जहां से वो एक तरीके से कह सकते हैं अपक्षयित होगा, अपक्षयित होने के बाद वहीं पर तुरंत क्या होगा, वो एक तरीके से वो तुरंत वहीं पर निक्षेप भी हो जाता है। तो अपर्दनात्मक क्रिया बहुत परिणात्मक क्रिया से आकृतियां बनती है और निक्षेप भी उसी के पास में बहुत दूरी पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भूमिगत जल है बहुत स्लो तरीके से काम करता है। तो जहां से चट्टानें टूटती हैं वहीं पर उनका वहीं तुरंत नीचे निक्षेप भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं स्थलाकृतियों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से हमें दो तरीके की स्थलाकृतियां इसमें देखने को मिलती हैं, एक अपर्दनात्मक, दूसरी निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक जब हम देखेंगे तो मैं इसमें बहुत सारी आकृतियां, हालांकि इससे पहले मैंने वीडियो इस पर बना रखा है, आप लोग उसको देखिएगा, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी। वो एक बेसिक नॉलेज के पर्पज से वीडियो बनाई गई थी, एक जनरल नॉलेज के तौर पर, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी आकृतियां बताऊंगा जो आप उसमें नहीं पढ़े होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपर्दनात्मक में लैपीज है, टेरारोसा, घोलडंस, डोलाइन, युवाला, इसको सकुंड बोलते हैं, छोटे युवाला को जामा के नाम से जानते हैं, पोलजे को हिंदी में राजकुंड बोलते हैं, धस्ती निवेश का, अंधी घाटी, कंदरा और पोनर, इतनी सारी आकृतियां जो है वो इसमें बनती है। अब आइए देखेंगे अपर्दनात्मक में भी इनकी चर्चा करेंगे, कौन सी आकृतियां कहां से कैसे बनती हैं उनकी बात करेंगे। अब फिर बात करेंगे निक्षेपात्मक में। निक्षेपात्मक में आकृतियों को सामूहिक रूप से स्पेलियोथेम के नाम से जाना जाता है। ये सामूहिक रूप से जो आकृतियां बनती हैं उनको अवश्य इसमें स्टेलेक्टाइट होता है, स्टेलेग्माइट होता है, जो कंदरा के अंदर की जो गुफा के अंदर जो आकृतियां बनती हैं निक्षेप के द्वारा, उनको संयुक्त रूप से स्पेलियोथेम बोला जाता है। अब इसमें आकृतियां कौन कौन सी बनती है इसमें हम देखेंगे तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ड्रेप या कर्टेन, इस और देखेंगे तो हेलिक्टाइड, हेलिग्माइट, ग्लोबुलाइट, फ्लोस्टोन, इतनी सारी आकृतियां हैं। इसमें जैसे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ड्रेप कर्टेन, हेलिक्टाइड, हेलिग्माइट, ग्लोबुलाइट, फ्लोस्टोन, ये सब आकृतियां इसमें देखेंगे। तो अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे इन सब के बारे में, एक ही डायग्राम में बताने की कोशिश करेंगे। आइए और देखेंगे, शुरुआत करते हैं लैपीज से। लैपीज क्या होता है, कैसे बनती है, उसकी बात करेंगे। लैपीज, आइए देखते हैं। दरअसल किसी कार्स्ट प्रदेश मतलब चूना युक्त चट्टानों वाला प्रदेश, यहाँ पर चूनायुक्त चट्टानें या डोलोमाइट की चट्टानें होती हैं, वहाँ पर ऐसी आकृतियाँ होती हैं। कास्ट प्रदेश में बता दूं कि कास्ट शब्द कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया यूगोस्लाविया से, भूतपूर्व यूगोस्लाविया, वर्तमान में तो यूगोस्लाविया है भी नहीं, तो भूतपूर्व यूगोस्लाविया आप जान रहे हैं। जैसे इटली के जब आप पूरब की तरफ देखेंगे तो आपको वहाँ पर एड्रियाटिक सागर दिखेगा, एड्रियाटिक सागर से दूसरे तट पर जाएंगे तो आपको क्रोएशिया दिखेगा, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोला गया कार्स्ट क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर चूने की बहुत सी चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं, तो उसको कार्स्ट प्रदेश बोला। तो वहीं से कार्स्ट की स्थलाकृतियां जो आपको देखने को मिलता है, ये सब उन्हीं को इसी के नाम से बोला था। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर स्थित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, अन्य जगहों पर भी पाई जाती हैं, लेकिन कास्ट के नाम से इनको जानते हैं। चूना युक्त, तो चूना क्या होता है कि वो जल के साथ, जल में जब पानी बारिश के जरिए और भी किसी तरीके से क्या होता है, पानी जब बरसता है तो पानी बरसे या और भी किसी तरीके से, तो चूना क्या होता है वो घुल जाता है, उससे क्या होती है स्थलाकृतियां बनती हैं। उन्हीं में से एक है लैपीज। लैपीज दरअसल बनती है जब किसी देखें तो ये कोई सतह है, सतह के ऊपर जब देखेंगे तो क्या वो इसमें पानी वगैरह काफ़ी पड़ता है, पानी पड़ने की वजह से क्या होता है इसमें चूना जो होता है वो घुल जाता है, और चूना जहाँ पे घुल जाता है तो कुछ इस तरीके से उठी हुई छोटी छोटी आपको स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। इनको बोला जाता है, क्योंकि पहले जो था ये बराबर था, लेकिन इनमें जो बीच में उपस्थित चूना था वो सब घुल गया। इस चूने के घुलने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो आकृतियाँ बन गई, ये कह सकते हैं ऊपर एक सुई के जैसे, या कहें किस तरीके से छोटी छोटी आकृतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, इनको बोला जाता है लैपीज। अब लैपीज में भी देखेंगे तो इसमें एक शब्द आता है टेरारोसा। दरअसल होता यही कि लैपीज तब दिखती है जब टेरारोसा का अभाव होता है। टेरारोसा दरअसल लाल मिट्टी की जैसे सदृश दिखती है, लेटराइट नहीं है लेकिन लाल मिट्टी की सदृश दिखती है। इसमें क्या होता है कि जब चट्टानों से जब चूना हट जाता है तो चूना हटने के बाद में जो
टेरा रोसा होती है वो उसको ढके रहती है, लेकिन हालांकि बीच बीच में आपको छोटी छोटी सी यहाँ पर आपको आकृतियाँ दिखती हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो टेरा रोसा होती है वो उनको ढके रहती है। तो इस वजह से क्या होता है, टेरा रोसा एक तरीके से लैपीज में ही निर्मित एक आकृति, लैपीज के पहले की निर्मित आकृति। अगर जो वहाँ पर टेरा रोसा है तो लैपीज नहीं बनेगी, और टेरा रोसा नहीं है तो लैपीज बनेगी। एक मिट्टी है, इसको आप समझिएगा, मिट्टी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर चूना तो घुल जाता है, आकृतियाँ छोटी छोटी सी बनती हैं, लेकिन ये टेरा रोसा की वजह से ऐसा होता है कि आकृतियाँ आपको लैपीज के रूप में आपको नहीं बन पाती। लेकिन अगर जो यहाँ पर ये टेरा रोसा नहीं होता, ये उसके ऊपर नहीं जमती, तो टेरा रोसा नहीं जमने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सीधे से लैपीज दिखेंगे। इस तरीके से इस एरिया में आपको दिख रहे हैं, ये आपको लैपीज दिख रही हैं। लैपीज में भी दो मुख्य रूप से, ऊपर का जो उठा हुआ मीनार जैसे जो आकृति दिखती है, ऊपर का उठा हुआ हिस्सा शिखरिका बोला जाता है या पिनेकल बोलते हैं, और जो नीचे का एक समतल एरिया जो आपको दिखता है इसको विदर बोलते हैं, क्लेफ्ट्स के नाम से जानते हैं, क्लेफ्ट्स या विदर। ये आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा किसमें, ये आपको देखने को मिलेगा लैपीज में। लैपीज के अन्य देशों में अलग अलग नाम है, इंग्लैंड में क्लिंट बोलते हैं, जर्मनी में कैरन, साइबेरिया में बोगाज के नाम से जानते हैं, और डालमेशिया क्षेत्र में लैपीज बोलते हैं। तो ये साइबेरिया, बोगाज, इंग्लैंड, क्लिंट, जर्मनी, कैरन के नाम होते हैं लैपीज। अब प्रश्न आता है लैपीज किससे निर्मित आकृति, तो लैपीज जो है वो भूमिगत जल के द्वारा निर्मित आकृति होती है, ये है लैपीज। अब ये दरअसल आपको जैसे काष्ठ प्रदेश यहाँ पर कहते हैं कि इस क्षेत्र में जब लैपीज का निर्माण होता है वहाँ पर आप नंगे पैर वगैरह नहीं चल सकते, क्योंकि ये लैपीज छोटी छोटी होती हैं, आपके पैरों में चुभेंगी इस क्षेत्र में, खास करके काष्ठ प्रदेशों में। तो लैपीज हो गई। टेरा रोसा मैंने बता दिया। ये देखते हैं घोल रंध्र। घोल रंध्र क्या होता है, घोल रंध्र का मतलब जहाँ से चूना घुल जाए, छोटे छोटे आपको रंध्र दिखने लगे। रंध्र का मतलब ही छिद्र होता है, या विलयन छिद्र इनको बोलते हैं। तो छोटे छोटे जो छिद्र दिखने लगे इनको बोला जाता है घोल रंध्र। कई घोल रंध्र मिल करके जब बड़ा सा छिद्र बनाते हैं तो उसको बोला जाता है डोलाइन। कई घोल रंध्र मिल करके क्या बनाएंगे, डोलाइन। कई घोल रंध्र मिल करके क्या बनाएंगे, डोलाइन, बड़ा छिद्र। उससे कई डोलाइन मिल करके क्या बनाते हैं, युवाला बनाते हैं, और कई युवाला मिलकर क्या बनाते हैं, पोल्जे बनाते हैं। तो घोल रंध्र से मिलकर के बना डोलाइन, डोलाइन से मिलकर के बना युवाला, युवालाओं से मिलकर के बना पोल्जे। अब इसमें छोटे युवाला को बोला गया जामा, और जो बड़े युवाला, युवाला तो हैं, इसको हिंदी में युवाला को कुंड बोलते हैं, और पोल्जे को हिंदी में राजकुंड बोलते हैं। एक लिवनो पोल्जे बाल्कन क्षेत्र में वो फेमस है, बाल्कन यूरोप में, वहाँ पर ये फेमस है। लिवनो पोल्जे सबसे बड़ी आकृति है पोल्जे की आपको देखने को मिलती। तो पोल्जे, तो घोल रंध्र मिलकर के डोलाइन, डोलाइन मिलकर के युवाला, युवाला मिलकर के पोल्जे। घोल रंध्र मतलब कि एक छिद्र, मैंने बताया कि जब चूना घुल जाए, छिद्र दिखने लगे, उसको बोला जाता है घोल रंध्र। अब इसमें आगे चल के रहेगा धस्ती निवेशिका। जैसे मान लीजिए मैंने बताया घोल रंध्र ये मिल करके छोटे छोटे या ऐसे छिद्र बन करके बनते हैं, लेकिन जब ये पूरे छिद्र बन करके जो आकृति बनती है और पूरी पूरी आकृति जो होती है वो ढह जाती है, धंस जाए नीचे, उसको बोला जाता है धस्ती निवेशिका। अब इसमें लघु निवेशिका मत ऐड कीजिएगा, लघु निवेशिका की आकृति दूसरी, ये धस्ती निवेशिका है, इसको आप अलग से पढ़िएगा। धस्ती निवेशिका, लघु निवेशिका नहीं है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। तो क्या धस्ती निवेशिका है। उसके बाद आएगा अंधी घाटी। अंधी घाटी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब कोई नदी बहती है, किसी काष्ठ प्रदेश से बहती है, तो उसमें अगर जो कोई यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ पर घोल रंध्र वगैरह आ जाते हैं, तो घोल रंध्र के अंदर क्या होती है, नदी की पूरी पूरी नदी क्या होती है, समाहित हो जाती है, और नदी की आगे की जो घाटी वो सूखी हुई घाटी दिख सकती है, या उसमें कह सकते हैं उसमें पूरी समाहित हुई आपको एक घाटी आपको दिखेगी। वो एक तरीके से उसको बोला जाता है अंधी घाटी। सूखी हुई घाटी जिसके अंदर नदी समाहित हो गई है उसको बोला जाता है अंधी घाटी। फिर नदी धीरे धीरे अंदर ही होते हुए समंदर तक पहुंच जाती है, उसको बोला जाता है अंधी घाटी। तो अंधी घाटी को कंदरा या पोनर, कंदरा अंदर की जो गुफा होती है उसको बोला जाता है कंदरा। कंदरा का जो रास्ता होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी गुफा में जाते हैं तो गुफा का जो रास्ता होता है इसके अंदर से एंटर करते हैं, उसको पोनर बोला जाता है। तो पोनर और कंदरा याद रखेगा। तो ये हो गई आकृतियाँ, कंदरा या पोनर। कंदरा मतलब गुफा होती है। आइए देखते हैं अब इसमें और भी आकृतियाँ। जब हम निक्षेपात्मक में आएंगे, मतलब स्पीलियोथेम में जब देखेंगे तो हमें देखने को बहुत सारी आकृतियाँ मिलती हैं। अब इसमें आप वैसे तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट पढ़ते हैं और आकृतियाँ पढ़ते नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल आकृतियाँ भी आइए देखते हैं क्या बनती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंदरा के अंदर जो ऊपर से लटकती हुई जो आकृति दिखती है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट नीचे से जो ऊपर की ओर जाती है उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। छत से लटकती हुई आकृति को स्टेलेक्टाइट, और नीचे से जो ऊपर की ओर दिखे आपको इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। अब इसमें और देखेंगे स्टेलेक्टाइट के सहारे सुई नुमा सदर से छोटी छोटी जो स्टेलेक्टाइट जैसे आकृतियां दिखें, जो इसी स्टेलेक्टाइट के सहारे पर हों
उनको ये पार्श्व किनारों पे इनके आपको उसको बोलते हैं हेलिक्टाइट। क्या बोला था? हेलिक्टाइट। छत के सहारे छोटी छोटी जो ड्रिप आपको दिखें, छोटी छोटी छत के सहारे, उनको बोलते हैं ड्रैप या कर्टन। छोटी छोटी सुई के जैसी आकृतियां दिखती हैं, उनको बोलते हैं ड्रैप या कर्टन, छत के सहारे। इसी स्टेलेक्टाइट में जब गोलाकार स्थिति में जब आपको हेलिक्टाइट देखने को मिले, मतलब हेलिक्टाइट गोलाकार में दिखती है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलाइट। गोलाकार में यहाँ पर आपको देखने को मिले, इसको बोलते हैं ग्लोबुलाइट। नीचे की तरफ आएंगे तो स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट में जब सुई के सदस्य उसी से निकली हुई आकृतियां देखें तो उसको बोलते हैं हेल्गीमाइट। क्या बोलते हैं? हेल्गीमाइट। अब ये हेल्गीमाइट जब कह सकते हैं जब बहुत ज़्यादा इसमें अवसाद वगैरह हो जाए तो इसमें क्या होता है, ये फिर बहने लग जाता है और बह करके नीचे आ जाता है, और ये नीचे आ जाता है तो उसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं फ्लो स्टोन। क्या बोलते हैं? फ्लो स्टोन के नाम जाना जाता है। मतलब नीचे बहा हुआ जो निक्षेप है उसको बोला जाता है फ्लो स्टोन। और ये पूरा जो डायग्राम है इसी को बोलते हैं स्पेलियोथेम। और जो दो एक मतलब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाए तो उसके मिलने से बनती है कंदरा स्तंभ। क्या बनती है? कंदरा स्तंभ। तो स्पेलियोथेम में कौन कौन सी आकृतियां, या कंदरा के अंदर कौन कौन सी, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ग्लोबुलाइट, ड्रिप कर्टन, हेलिक्टाइट, हेलिग्माइट, फ्लो स्टोन, ये सब कंदरा स्तंभ, ये सब आकृतियां, मतलब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट से मिलकर के आकृति को कंदरा स्तंभ बोलते हैं। और पूरी क्या है? ये गुफा है जिसके अंदर आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे गुप्त गोदावरी वगैरह है, और भी बहुत सारी रोहतास पठार के पास में ऐसी जगह आपको दिखेंगी जहाँ पर आपको ये आकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आकृतियां उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी आकृतियां मैंने बताई हैं आपको। इसमें फ्रीटिक जोन, वेडोज जोन, एक्विलूड क्या है, उन सब के नाम जो मैंने बताए आपको याद रखे। हो सकता है कभी परीक्षा में इनसे रिलेटेड कभी कोई कुछ प्रश्न आ ही जाए। तो जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।